Hello plus 2 class. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 9, and the name of the chapter is Kings and Chronicles. Kings and Chronicles. And this chapter starts from page number 224. So today we are going to डू इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जैसे हम हर चैप्टर का करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इसमें भी हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। जैसे इसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन से सोर्सेज से हमें मुग़ल एम्पायर के बारे में पता चला। जैसे हम हर चैप्टर में ही पढ़ते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हिस्टोरियंस को या कहीं आर्कियोलॉजिस्ट को, स्कॉलर्स को मिले, जिनसे उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया या इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में जानने की कोशिश की। तो हमारे चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो मेनली यहाँ हम जो किंग्स की बात करेंगे, तो वो जो किंग्स होंगे दैट इज़ मुगल्स एम्परर। तो यहाँ पे हम मुगल्स एम्परर की बात करेंगे। जब हमारे कानों में मुगल का नाम आ जाता है या मुगल वर्ड हम सुनते हैं, तो बहुत सारे किंग्स जो हैं वो हमारे माइंड में क्लिक होने लग जाते हैं। जैसे बाबर हो गए, शाहजहाँ हो गए, और मोस्ट फेमस जो हर बच्चा जानता होता है दैट इज़ अकबर। अकबर जो है वो वेल पॉपुलर पर्सन है इंडियन हिस्ट्री में। अकबर के बारे में सब जानते हैं। तो जैसे ही मुगलों का नाम आ जाता है या मुगल वर्ड हम कहीं सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो नाम क्लिक करता है दैट इज़ अकबर। तो अकबर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं बाय सीरियल्स, बाय मूवीज़। हमने मूवी भी देखी जो ऋतिक रोशन के द्वारा बनाई गई थी, एंड एक सीरियल भी आया था जोधा अकबर के नाम से। तो उससे रिलेटेड भी हम अकबर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ऐसे ही जो हम इस चैप्टर में बात करने जाएंगे वो बात करेंगे मुग़ल एम्परर्स की। तो सबसे पहले हम इनका सीक्वेंस जान लेते हैं कि मुग़ल एम्परर्स जो थे वो सबसे पहले कौन थे और लास्ट तक कौन थे, और किसकी डायनेस्टी या किसकी हम कहेंगे लीगेसी कौन थे। तो बाबर के जो बेटे थे उनका नाम था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। यानी बाबर के बाद जिसने इस एम्पायर को संभाला था दैट पर्सन वाज हुमायूं। एंड हुमायूं के जो बेटे थे दैट इज़ अकबर। अकबर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपने वो कहानी भी सुनी होगी सलीम अकबर वाली। तो अकबर के बाद जो इन्होंने इस एम्पायर को संभाला था दैट इज़ जहांगीर। और जहांगीर के बाद मुग़ल एम्पायर को जिसने संभाला था दैट इज़ शाहजहाँ, जिन्होंने ताजमहल बिल्ड करवाया था। और शाहजहाँ के बाद जिसने इस एम्पायर को संभाला था दैट इज़ औरंगजेब। तो इन रूलर्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने जो किंग्स की बात की, तो वो ये सब किंग्स थे जो हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर लेक्चर्स में। अब बात करेंगे क्रॉनिकल्स की कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे अब क्रॉनिकल्स की। क्रॉनिकल्स मीन्स टेक्स्ट। जैसे हमें बाकी चैप्टर्स में जो हिस्ट्रीज हमने पढ़ी उसमें एक सोर्स हुआ करता था डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट। तो क्रॉनिकल्स का मतलब यहाँ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बुक, जिनसे हमें मुगल्स के बारे में पता चला। तो टेक्स्ट क्रॉनिकल्स के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स। इसमें हम मुगल के वर्किंग के बारे में, मुगल कोर्ट्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनका वे ऑफ लिविंग के बारे में, उनका वे ऑफ रूलिंग के बारे में, एंड साथ ही साथ हम जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 16 और 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड। ठीक है। तो जो मुगल एम्पायर्स थे ना, उन्हें, यानी मुगल एम्परर जो थे, उन्हें लेजिटिमेट रूलर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेजिटिमेट रूलर्स। लेजिटिमेट रूलर्स मतलब जिन रूलर्स को लॉ भी क्या कर देता है? अलो। यानी इनकी जो रूलिंग थी वो इतनी पावरफुल थी, वो इतनी इफ़ेक्टिव थी कि लॉ की नज़रों में भी वो एक वैलिड रूलर्स माने जाते थे।
और इनका जो रूलिंग एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, यानी इन्होंने बहुत बड़े एम्पायर पे क्या किया था, रूल किया था। बहुत ही बड़ा किंगडम इनका हुआ करता था, बिग किंगडम इन्होंने संभाला था। और वो जो किंगडम था इनका वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेस का था। क्या था? हेट्रोजीनियस पॉपुलेस। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट काइंड्स, जिसमें वैराइटीज हो जाती है डिफरेंट, और पॉपुलेस मतलब पॉपुलेशन से बना ये वर्ड, यानी पीपल। तो डिफरेंट काइंड के लोग जो थे इनकी प्रजा में शामिल थे, और बहुत बड़ा किंगडम इनका हुआ करता था जिनके ऊपर मुगल एम्पायर्स ने रूल किया था। तो मुगल एम्पायर्स के बारे में हिस्टोरियंस को कैसे पता चला? मुगल्स एम्पायर के बारे में हिस्टोरियंस को पता चला इनके टेक्स्ट थे। ये टेक्स्ट कहाँ से आए थे, किसने लिखवाए थे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मुगल एम्परर्स को ना एक हैबिट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? हैबिट हुआ करती थी। वो हैबिट थी इनको राइटिंग करवाने की, यानी लिखवाने की। तो इन्होंने क्या किया, राइटिंग ऑफ डायनेस्टीज हिस्ट्रीज के बारे में लिखवाया। यानी जो भी मुगल एम्परर हुआ करता था वो अपनी वर्किंग, अपनी अचीवमेंट्स, अपने रूलिंग पावर और अपना रूलिंग स्टाइल जो था वो अपने कोर्ट में लिखवाया करता था, ताकि जो उसके आने वाली जनरेशन होगी वो उस राइटिंग से कुछ सीख सके और कुछ गवर्न कर सके, ताकि उसको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए उसके बाद उसके एम्पायर को संभालने के लिए। तो सबसे बड़ी जो हैबिट थी वो सारे के सारे मुगल एम्परर्स में ये हैबिट थी कि जो भी वो अचीव करते थे, जो भी वो वर्किंग करते थे, जो भी उनका रूलिंग स्टाइल हुआ करता था, वे ऑफ लिविंग था, वो सारा का सारा राइटिंग वर्क में करवाया करते थे, यानी लिखवाया करते थे। उनका जो कोर्ट हुआ करता था और कोर्ट में कौन कौन इंक्लूडेड हुआ करते थे, और कोर्ट में किस तरह की जो डिस्कशन हुआ करती थी, लेडीज़ कैसे परफॉर्म करती थी, जेंट्स कैसे परफॉर्म करते थे, तो ये सारी वर्किंग जो थी वो मुगल एम्पायर ने या एम्परर ने राइटिंग करवाई थी। तो सबसे इजी जो वर्क था हिस्टोरियंस के लिए वो ये था कि उनको मुगल एम्पायर्स के टेक्स्ट मिल गए थे, बस उन्होंने उनको क्या करना था, डिसाइफर करना था, मतलब उनको अंडरस्टैंड करना था, और बहुत कुछ मुगल एम्परर्स के बारे में पता चल गया था। तो बहुत ही इजी सोर्स था हिस्टोरियंस के लिए मुगल एम्परर्स के बारे में जानने के लिए। तो उनकी ये हैबिट थी। डायनेस्टिक हिस्टोरीज का मतलब जो उनकी पीढ़ियाँ आई थी उन्होंने भी ये हिस्ट्रीज का मतलब उनकी पीढ़ियों ने भी ये वर्किंग की थी। ये वर्किंग स्टार्ट की गई थी बाबर के द्वारा, यानी बाबर जो पर्सन थे उन्होंने पोइट्री के थ्रू अपनी वर्किंग को डिफाइन किया था। उसी तरह उसके बाद जो उनके आए थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने क्या किया था, राइटिंग वर्क किया था कोर्ट में। यानी इनकी जो भी अचीवमेंट्स हुआ करती थी, जो भी वर्किंग हुआ करती थी, उसे वो लिखवा लेते थे। क्यों लिखवा लेते थे? एक तो लोगों को उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता चले, और साथ ही जो उनके आने वाली पीढ़ी है वो उससे गवर्न होके वहाँ के रूलिंग पावर को या रूलिंग स्टाइल को समझ सके। ये एक सोर्स था, यानी हमें जो सोर्स मिला दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट, जिससे हमें मुगल एम्परर के बारे में या मुगल एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो ये जो टेक्स्ट थे, क्या थे? टेक्स्ट, जिसे जनरल ऑफ टेक्स्ट भी कहा जाता है। जनरल्स ऑफ टेक्स्ट का मतलब स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, यानी डिफरेंट स्टाइल से ये टेक्स्ट लिखवाए गए थे। इस टेक्स्ट में जिसमें मुगल एम्परर के बारे में या मुगल एम्पायर के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसे क्या कहा गया है? क्रॉनिकल्स कहा गया। इंग्लिश लैंग्वेज में उसे क्या कहा गया? क्रॉनिकल्स कहा गया। तो ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड था, यानी पीढ़ी पर पीढ़ी इस बुक में रिकॉर्ड था जिसमें मुगल एम्परर के बारे में हमें पता चलता है। क्रॉनिकल्स में क्या इंक्लूड था वो हम बात कर लेते हैं। क्रॉनिकल्स में इंक्लूड था फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्स के बेस पे थी, यानी सच के बेस पे थी, जो ऐसे इवेंट्स जो एक्चुअली हैपन हुए थे तो उनके बेस पे थी। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जिसमें ये पता चला कि टेक्स्ट को कैसे कलेक्ट करता था मुगल एम्पायर, रूलिंग कैसे करता था, उनके कोर्ट्स कैसे हुआ करते थे, तो ये सारी बातें, उनकी वर्किंग कैसे हुआ करती थी, उनकी फैमिलीज़ कैसे हुआ करती थी, उनके रिलेशंस कैसे हुआ करते थे, तो ये सारी बातें उन क्रॉनिकल्स में इंक्लूड है। और साथ ही साथ ये हमें ये भी बताते हैं, यानी ये जो क्रॉनिकल्स हैं वो मेन काम क्या करता है? ये मेन काम करता है डोमेन का,
क्या काम करता है, डोमेन का, यानी आने वाली पीढ़ी को ये बताता है कि उनकी जो एक्टिविटी थी वो कैसी थी, एक्टिविटी थी जो कैसी थी, या उनके जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज था वो कितना एक था। तो उस डोमेन को भी क्रॉनिकल्स जो थे डिफाइन करते हैं। तो ये थी मुग़ल एम्पायर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने ये जाना कि मुग़ल एम्पायर की जो डायनेस्टी थी वो क्या थी, और जो मुग़ल एम्परर्स थे उन्हें लेजिटिमेट रूलर्स भी कहा जाता था, और साथ ही साथ जो मुग़ल एम्परर्स थे ना वो अपने आप को डिवाइन एसोसिएटेड पर्सन भी कहा करते थे। तो ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइन एसोसिएटेड पर्सन मतलब प्रजा के मन में ऐसा भाव पैदा कर देना जिससे प्रजा को ये लगता है कि जो राजा लोग आए हैं वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, यानी वो भगवान से लिंक्ड हैं और भगवान ने ही इन राजाओं को प्रजा के लिए भेजा है उनकी ख्याल रखने के लिए। तो ऐसे पर्सन जो अपने आप को भगवान के भेजे हुए दूत कहते हैं उन्हें डिवाइन एसोसिएटेड पर्सन कहा जाता है। तो जो मुग़ल एम्परर्स थे उनकी यही खासियत थी कि वो अपने आप को डिवाइन एसोसिएटेड पर्सन कहा करते थे। तो हमने इसमें जाना कि मुग़ल एम्परर्स की ये पीढ़ियाँ थी और ये अपने आप को डिवाइन एसोसिएटेड पर्सन कहते थे, साथ ही साथ ये लेजिटिमेट रूलर्स भी थे। इन्होंने बहुत समय तक रूल किया था और इनका जो किंगडम था वो बहुत बड़ा था जिसमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हुआ करती थी। इन सभी के सभी एम्परर्स में एक हैबिट हुआ करती थी राइटिंग की, यानी जो भी अचीवमेंट्स करते थे, जो भी इनकी वर्किंग थी, कोर्ट्स थे, इनका जो रिलेशन था वो सारा कुछ वो राइटिंग में डिफाइन किया करते थे, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या हो, सहायक हो, और जैसे हम लोग हैं हिस्टोरियंस हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल चीज़ें रहीं। तो ये मेन सोर्स रहेगा हमारा मुग़ल एम्परर के बारे में जानने का, दैट इज़ टेक्स्ट या क्रॉनिकल्स। तो इन्हें क्रॉनिकल्स भी कहा जाता है, यानी उनकी जो टेक्स्ट बुक थी जिसमें उनके बारे में लिखा गया था, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिकल्स। जो क्रॉनिकल्स थे वो टोटली बेस्ड थे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे, यानी सच्ची घटना पे जो रियली में कभी हैपन हुई थी, और उसमें टैक्स कलेक्शन के बारे में, रूलिंग के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनके फैमिलीज़ के बारे में, उनके कोर्ट्स के बारे में सब कुछ बताया गया था। इवन ये भी बताया गया कि वो वॉर्स कैसे किया करते थे और कैसे उनका जो किंगडम था वो एक्सपेंड हुआ था। तो मेनली ये जो काम करेगा वो डोमेन का काम करेगा। तो मुग़ल एम्पायर का जो क्रॉनिकल्स था वो एक डोमेन का भी वर्क कर रहा था। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारे चैप्टर का था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा ये। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, otherwise don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you soon in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.